नमस्कार, द बोनस के स्पेशल शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और कल बोनस पॉइंट समाप्त होते समय हमने आपसे कहा था कि गुरुवार को बाजार बंद है, ऐसे में बोनस पॉइंट का शो नहीं होगा। लेकिन देर रात टैरिफ पर ट्रंप के फैसले के बाद बोनस पॉइंट की टीम और अंशुमान सर ने यह तय किया कि ये शो आज जाना चाहिए। इसलिए आज का बोनस पॉइंट ट्रंप स्पेशल होने वाला है और शो के लिए अंशुमान सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ट्रंप ने पूरी दुनिया को हिलाया हुआ है और हम लोगों को भी सर स्टूडियो में आना पड़ा सर। हाँ विपुल जी, धन्यवाद। हम लोगों ने कल तय किया था कि आज शो नहीं होगा, लेकिन हम लोग खबरें हमें निर्देशित करती हैं, हम खबरों को निर्देशित नहीं करते हैं। तो वैसे बाजार बंद है, मुंबई शांत है। कल की का इंतजार है, जब बाजार खुलेगा अच्छा ही खुलेगा, क्योंकि दुनिया के बाजारों में आज हमने ठीक ठाक रिकवरी देखी है। लेकिन कल के फैसलों का असर समझना हमारे लिए जरूरी है, इसलिए बोनस पॉइंट का एक खास एपिसोड केवल ट्रंप के फैसलों पर। बिल्कुल। और अंशुमान सर के साथ विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको 2 दिन पहले के बोनस पॉइंट की एक झलकी बताते हैं, जिसमें कि अंशुमान सर ने बताया था कि ट्रंप को आखिर में रोक कौन सकता है। ट्रंप को रोक कौन सकता है, ट्रंप कैसे रुकेंगे, ये बुनियादी सवाल था जो आज लोगों के दिमाग में था और उसके कुछ संकेत हमें मिलने लगे। हम और विस्तार से समझते हैं, जिससे कि ये जो आपको खबर मिली और बाजार में रिकवरी दिखाई दी कि डोनाल्ड ट्रंप रोक सकते हैं, तो 4-5 बड़े फैक्टर हैं विपुल जी, जो ट्रंप को इस तरीके के फैसले से रोक सकते हैं। और वो क्या है, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं, जिसका एक संकेत हमें दिखाई। आर्थिक मंदी की संभावनाएं जितनी बढ़ती जाएंगी, ट्रंप पर टैरिफ हटाने का दबाव बढ़ सकता है। दूसरी चीज, अमेरिका में विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनका जो और ज्यादा बढ़ते हैं तो ट्रंप पर दबाव बनेगा, क्योंकि अंततः लोग महंगाई से परेशान हैं, लोगों की इनकम घटेगी, लोगों के लिए नौकरियां रोजगार घटेंगे, तो फिर कोई भी सरकार कितनी भी आक्रामक, कितनी भी तेवर भरी ना हो, वो इससे तो संभाल नहीं सकती। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका के मित्र देशों ने पलटवार किया, जो आपको विस्तार से बता रहा हूं कि ईयू का हमला, चीन के साथ तो व्यापार युद्ध चल रहा है, पर ईयू का हमला ज्यादा बड़ा है। ईयू अगर आने वाले दिनों में जो कह रहा है उस पर अगर आ जाता है, तो फिर ट्रंप के लिए बेहद मुश्किल होगा कि ईयू के साथ मैक्सिको और कनाडा भी एक साथ खड़े हो सकते हैं। तो ईयू, मैक्सिको, कनाडा और चीन मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, सबसे बड़े देश डोनाल्ड ट्रंप की पूरी सप्लाई लाइन को चोक करने की क्षमता रखते हैं। अमेरिका की कंपनियां और कॉर्पोरेट्स, जो कि जान है डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के पूरे कैंपेन को फिनांस किया है, जो वहां मौजूद है, वो अगर दबाव बनाते हैं तो फिर ये टैरिफ टाले जा सकते हैं। ऐसा हम देख चुके हैं ऑटो टैरिफ्स के मामले में, जो कनाडा और मैक्सिको पर लगाए गए थे और कुछ ही घंटे बाद उन्हें रोक दिया गया था। तो ये 5 वजह हैं, 5 तरीके हैं, यही ट्रंप को इस समय रोक सकते हैं। तो 5 जो है वजह बताई थी 7 तारीख को, और 9 तारीख की रात में फैसला आ गया। तो ये अगर आपको एक कदम आगे रहना है तो बने रहिए बोनस पॉइंट के साथ, बने रहिए द बोनस के साथ। और आज के अब बोनस पॉइंट पे वापस लौटते हैं। आज का बोनस पॉइंट पूरी तरह से टैरिफ पर ट्रंप के पलटने वाले फैसले पर होगा। शो के दौरान हम जानेंगे कि ट्रंप को आखिर में ये फैसला क्यों करना पड़ा, ट्रंप के इस फैसले का क्या असर हुआ, और ट्रंप का ये फैसला क्या चीन के लिए कोई मौका लेकर आया है। सबसे पहले इस फैसले पर बात करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का जो फैसला किया था, उस फैसले को 90 दिन के लिए टाल दिया है। हालांकि चीन को रियायत नहीं दी गई, बल्कि चीन पर तो टैरिफ को बढ़ा करके 125% कर दिया गया और चीन पर टैरिफ तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिए गए हैं। सर, हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की थी, उन्हीं बिंदुओं पर ट्रंप को वापस लौटना पड़ा। क्या मंदी का खतरा इस फैसले के लिए बड़ी वजह बना, या फिर बाकी जो कारण आपने गिनाए थे वो भी शामिल हैं इसमें? विपुल जी, कभी कभी ऐसा होता है कि आप बाजार को इतने लंबे समय से कवर करते हुए और अर्थव्यवस्था को, ग्लोबल इकोनॉमी को, डिप्लोमेसी को कवर करते हुए उन चीज़ों को पहले समझ पाते हैं जो होने वाली हैं। एग्जैक्टली जो 5 चीजें हमने बताई थी 7 तारीख के कार्यक्रम में, जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, वही 5 चीजें ट्रंप के यू टर्न की वजह बनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिन वजहों से इसे वापस लिया, इसे विस्तार से समझते हैं कि इसका असर क्या है और पूरी दुनिया में इससे परिस्थिति कैसे बदलेगी। हम भूमिका के लिए बता दें कि पहला जो बिंदु था, जो सबसे बड़ा बिंदु था, वो मंदी का डर था। जैसा विपुल जी ने बताया,
जब हमने 7 तारीख को आपसे बात की थी तो बताया था कि अमेरिका के लिए इसके बाद करीब करीब टैरिफ दर 11.5% तक बढ़ जाएंगे, जो अमेरिका में औसत टैरिफ दर होंगे। कीमतें करीब 1.3% बढ़ेंगी और अमेरिका में मंदी का खतरा है। ट्रंप को किसने रोका? ट्रंप को रोका मंदी के खतरे ने। जैसे ही ट्रेड वार से मंदी की आशंका बढ़ी, चीन के पलटवार के बाद यूएस फेड ने खतरे की घंटी बजाई। ट्रेजरी सेक्रेटरी थे, उन्होंने जाकर डोनाल्ड ट्रंप से यह बात कही कि ये फैसले महंगे पड़ेंगे, भारी पड़ेंगे, और इसके बाद अमेरिका में सामानों की किल्लत, सप्लाई चेन टूटने का डर साफ दिखने लगा। गोल्डमैन सैक्स ने अमेरिका में मंदी की संभावना को 45% से बढ़ाकर 60% कर दिया। ब्लैक रॉक के चेयरमैन ने तो कहा कि अमेरिका कॉन्ट्रैक्शन में चला गया है। तो जो पहला डर था, कितने भी आक्रामक दिख रहे हों डोनाल्ड ट्रंप, पर सामने दिख रहा था कि मंदी है। और जो संभावनाएं भीतर से थी, जो अमेरिकी सरकार की अपनी भीतरी रिपोर्ट्स थी विपुल जी, उस हिसाब से अमेरिका में अगर ये टैरिफ कंटिन्यू रहते, चूंकि 90 दिन के लिए टाल दिए गए, जो पॉज किया गया, ये कंटिन्यू रहते, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसी साल, इसी कैलेंडर ईयर की आखिरी तिमाही तक कॉन्ट्रैक्शन या मंदी का खतरा था। और इस खतरे ने डोनाल्ड ट्रंप को डराया, क्योंकि मंदी की चर्चा सुनते ही, और यहां हम आपको फिर याद दिला दें कि हमने कहा था, उस दिन भी बताया था कि अमेरिका के इतिहास में टैरिफ लगाने के बाद निकलने वाली मंदी का एक बड़ा भयानक अनुभव है, जिसको महामंदी कहा जाता है विपुल जी, जो ग्रेट डिप्रेशन थी, और वो विशुद्ध रूप से टैरिफ से निकली थी। स्मूथ हाउले एक्ट आया था, हर्बर्ट हूवर राष्ट्रपति थे, स्मूथ हाउले उनके 2 रिप्रेजेंटेटिव थे, एक कांग्रेस के और एक सीनेट के। उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया था, उस प्रस्ताव के बाद अमेरिका में औसत टैरिफ दर 48% हो गई थी। अभी अगर आप मान लें अमेरिका और चीन के बीच में तो 100% तक पहुंच चुकी हैं। अगर ये दोनों के एक दूसरे के ऊपर लगाए गए टैरिफ मान लें तो 100% के आसपास की टैरिफ दर हो गई, जो बेहद आश्चर्यजनक है। और स्मूथ हाउले एक्ट के बाद अमेरिका का व्यापार 60% टूट गया। इस समय भी अमेरिका की सरकार के पास इस बात के आंकड़े भीतर से पहुंचे हैं कि इस टैरिफ के बाद अमेरिका के ट्रेड में करीब करीब 30 से 35% की कमी आएगी। और उसके बाद स्टॉक मार्केट लड़खड़ाया, बल्कि लड़खड़ाया क्या, बिखर गया, परखच्चे उड़ गए स्टॉक मार्केट के, और दुनिया में भयानक मंदी आई 1930 में, जिससे उबरने में अमेरिका को पूरा एक दशक लगा। तो ये वो मंदी का डर है, वो रिसेशन का डर है, जिस रिसेशन के डर ने डोनाल्ड ट्रंप को अंततः खौफ में डाला और उन्हें ये 90 दिन का पॉज करना पड़ा, जो जिसके बाद पूरी दुनिया के बाजारों में हमने एक दूसरी तस्वीर देखी। दूसरा कारण, हम इस पे चलते हैं इसके बाद जी। तो दूसरा कारण वही है सर कि क्या बाजार की कितनी बड़ी भूमिका रही जिसने ट्रंप को डराया, क्योंकि हमने देखा जो उनके बहुत सारे करीबी बिजनेसमैन थे, उनकी कंपनियों के शेयर जो है वो ज़मीन पर लौट रहे थे। पूरा नैस्डैक में तबाही मची हुई थी, 20% से ज़्यादा की गिरावट जो है नैस्डैक में आ गई। डाउ, S&P, हर तरफ तबाही मची हुई थी। क्या बाजार का डर भी ट्रंप को इस फैसले को लेने के लिए मजबूर किया है? विपुल जी, बाजार का डर सबसे बड़ा डर है। डोनाल्ड ट्रंप स्टॉक मार्केट से डरते हैं, ये बात सबको पता है, और ये बात पहले कहीं भी जा रही थी लगातार अमेरिका में कि डोनाल्ड ट्रंप जितने आक्रामक ढंग से प्रोटेक्शनिस्ट हो रहे हैं, बदल रहे हैं अपने आप को, उसका असर बाजार पर आएगा और बाजार उन्हें डराएगा। बाजार में भयानक हड़कंप हुआ, बाजारों के सामने लगभग कोविड जैसी स्थिति बन गई, और इसमें भी सबसे ज्यादा जो डराने वाली स्थिति थी विपुल जी, बॉन्ड मार्केट को लेकर थी, जिस पर कल हमने संकेतों में चर्चा की थी, आपको अगर याद होगा कार्यक्रम में। अमेरिका की सरकार बॉन्ड मार्केट से सबसे ज्यादा डरती है, क्योंकि अमेरिका की सरकार के अधिकांश कर्ज बॉन्ड मार्केट से आते हैं। बॉन्ड की दरें बढ़ी, सरकार के लिए कर्ज महंगा हुआ। मुझे याद आए कल रोनाल्ड रीगन के पुराने सलाहकार, जो रोनाल्ड रीगन के चुनाव के प्रबंधक थे, और उन्होंने ये बात कही थी कि अगर मुझे भविष्य में कभी दोबारा जन्म लेने का मौका मिले तो मैं अमेरिका का राष्ट्रपति या पोप नहीं बल्कि बॉन्ड मार्केट बनूंगा, क्योंकि बॉन्ड मार्केट ही अमेरिका के राष्ट्रपतियों को डराता है। और उस बॉन्ड मार्केट ने पिछले 3 दिन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस को पसीने ला दिए, क्योंकि अमेरिका में बॉन्ड की दरें जितनी तेजी से बढ़ी, सरकार का कर्ज कार्यक्रम महंगा हुआ, उसने डोनाल्ड ट्रंप को अपने सबसे बड़े अभियान पर, जिस पर वो कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे, बेहद आक्रामक थे, उसको 1-2 दिन के, 1 महीने के लिए नहीं, पूरे 90 दिन के लिए, यानी 3 महीने के लिए रोकने पर मजबूर किया। और यह बॉन्ड बाजार का असर था जो हमें इसमें दिखाई दिया। जी सर, अमेरिका में आम लोगों की ज़िंदगी किस तरीके से बदल गई थी या बदल रही थी, जिसकी वजह से ट्रंप को आखिर तक ये भी कहना पड़ गया कि लोग डर गए? ट्रंप ने माना कि लोग डर गए हैं, और लोग वास्तव में डर गए थे। विपुल जी, कल शाम की स्थिति अमेरिका में यह थी कि अमेजॉन ने एशिया और भारत और एशिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं से आपूर्ति बंद कर दी थी, क्योंकि अमेजन की जो पार्सल्स है, जो पैकेजेस, जो शिपमेंट उसकी अमेरिका की जमीन पर पहुंच रहे थे, उन पर टैरिफ लग चुके थे, और अमेजन को अपनी सप्लाईज और अपनी कॉस्ट मैनेज करने का समय नहीं मिला था।
महंगाई के डर से लोगों ने जमाखोरी शुरू कर दी थी। अमेरिका के बाजारों में लोगों ने एडवांस में चीजें खरीद कर रखना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको लगता था कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी, कंपनियां ठीक होंगी कि नहीं होंगी, कब तक सामान आएगा, ये वो खौफ था। और इस खौफ की सीधी वजह यह थी क्योंकि लोगों को अपनी लागत और जिंदगी की लागत बढ़ने का डर था। आंकड़ों से अगर हम बात करें तो अमेरिका के हर परिवार को 2025 में यह माना जा रहा था, जो आंकड़े आए थे, जिस बड़ी लिस्ट को डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया था ना, उस लिस्ट के आधार पर जो आकलन आया था उसमें था कि अमेरिका में टैरिफ से करीब करीब कीमतें 2.3% बढ़ेंगी और हर परिवार को $3800 का नुकसान होगा, और कम से कम हर परिवार की जो खरीद शक्ति है, क्रय शक्ति है, उसमें $2100 की कमी आएगी। उसी कार्यक्रम में हमने यह भी बताया था कि अमेरिका की जो आबादी है उसमें जो पिरामिड माना जाए, उस पिरामिड में जो सबसे तली के नीचे के लोग हैं उनमें गरीबी आने की संभावना है, और यही वो खौफ था जिसे डोनाल्ड ट्रंप को स्वीकार करना पड़ा कि लोग डरे हुए हैं। और वो डर, जमाखोरी की चिंता, महंगाई और उसके बाद फिर आने वाले प्रदर्शन, इन सारी चीजों ने डोनाल्ड ट्रंप को डराया। मंदी और महंगाई और बेरोजगारी, ये तीन ऐसी चीजें जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की तरक्की का या गिरावट का बुनियादी आधार होती हैं। महंगाई रोकने के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व कुछ भी करता है, जो हमने पिछले 2 साल में देखा था। बेरोजगारी अमेरिकी राष्ट्रपतियों का नाइटमेयर है, उनका दुस्वप्न है, और मंदी तो खैर सबसे बड़ा खौफ है। तो ये जो महंगाई बढ़ने का खतरा था, इसने डोनाल्ड ट्रंप को रोका, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पूरे प्रशासन ने, विपुल जी, पिछले दिनों में टैरिफ लगाने के बाद 4-5 दिनों में ये जांच लिया था बेहतर ढंग से कि जो सप्लाई चेन बंद कर रहे हैं, वो जिन उत्पादों को अमेरिका में लाने के लिए वो रोक रहे हैं, उनका कोई तत्काल विकल्प उपलब्ध नहीं है। अमेरिका में इतनी जल्दी फैक्ट्रीज बनना नहीं शुरू हो जाएंगी जो वियतनाम से आने वाले, भारत से आने वाले, चाइना से आने वाले सामान का उत्पादन कर सके। सर, कंपनियों के प्रेशर ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां खुद भी प्रेशर में आ गई थी और वो प्रेशर बना भी रही थी गवर्नमेंट के ऊपर, वो कितना बड़ा प्रेशर काम किया? डोनाल्ड ट्रंप व्यापारिक नेता हैं और उनके आसपास जो सारे लोग हैं वो बड़े उद्यमी हैं। एलन मस्क को उन्होंने उद्यमी से सरकार का हिस्सा बना लिया। हमने उस दिन बताया था कि एलन मस्क ने चेतावनी दी थी। एलन मस्क ने बेहद दिलचस्प ढंग से, बड़े सटल ढंग से अपने ट्विटर हैंडल पर मिल्टन फ्रीडमैन का एक वीडियो जारी किया था, जो ये बताता था कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से, टैरिफ लगाने से अर्थव्यवस्थाएं कैसे तबाही की स्थिति में जाती हैं। सारे बड़े उद्योगपतियों ने अमेरिका में मंदी आने की चेतावनी दी थी, सीधी घोषणाएं की थी कि उनके कारोबार प्रभावित होंगे, और इसलिए 1 हफ्ते बाद अमेरिका में विरोध शुरू हो गया। और उसका असर था कि अमेरिकी उद्योगपतियों का दबाव, जो हम लोगों ने 7 तारीख को कहा था कि अमेरिकी उद्योगपतियों की लॉबी बड़ी मजबूत है और डोनाल्ड ट्रंप उस लॉबी के सामने, उससे अलग नहीं जा सकते, क्योंकि इन्हीं उद्यमियों ने डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन को फिनांस किया था। इन्हीं के पैसे से रिपब्लिकन पार्टी ने चुनाव लड़ा था। रिपब्लिकन पार्टी हमेशा उद्यमियों की और पूंजीपतियों की पार्टी रही है, और उनके कारोबार, उनके धंधे पर गहरी चोट लगने वाली थी, और उस दबाव ने असर किया। और देखिए असर कैसे हुआ कि गोल्डमैन सैक्स, जिसने टैरिफ लगाए जाने के बाद, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाने के बाद, विपुल जी, अमेरिका में मंदी की संभावना पहले 45% थी, फिर उसको बढ़ाकर 50% से ज्यादा किया था। उसने आज शाम को, कल टैरिफ वापस होने के बाद या 90 दिनों के पॉज आने के बाद, अपनी मंदी की संभावना के आकलन को पलट लिया, यानी वापस ले लिया। सर, क्या जो मिसकैलकुलेशन भी हुई कुछ, जो ट्रंप का आपके भरोसे के लोग थे, खासतौर से देश जो भरोसे के थे, वहाँ से उतना सहयोग नहीं मिला, क्योंकि जिस तरीके से यूरोप और बाकी सहयोगियों ने जिस तरीके का रिएक्शन दिया, वो भी एक वजह बनी ट्रंप को फैसले वापस लेने के लिए? देखिए, आक्रामकता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार व्यवस्था है, उसको अचानक तोड़कर, बदलकर आगे बढ़ना मुश्किल है। जैसा मैंने संकेत दिए थे कि चीन के साथ अमेरिका के व्यापार युद्ध का पुराना अतीत है। 2018 में भी ट्रंप ने आते ही चीन के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ा था। बीच में बाइडेन ने भी कुछ मामलों में चीन पर सख्ती की थी, खासतौर से स्टील को लेकर। तो चीन और अमेरिका के व्यापार रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण, नरम गरम रहे, जैसे कि डिप्लोमेटिक रिश्ते रहे। पर जैसा मुझे संकेत था, जो अंदाज मुझे लग रहा था उस दिन कहते हुए, कि यूरोपियन यूनियन जब अमेरिका पर रिटेलिएट करेगा, यूरोपियन यूनियन जब अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ टैरिफ लगाएगा, तब डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा चुनौती महसूस होगी और उनका पूरा जो सहयोगी तंत्र है वो बिखर जाएगा। दरअसल इन टैरिफ्स को लगाकर डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में, उन्होंने अमेरिका को अलग थलग कर दिया था। लगभग पूरी दुनिया, ऑलमोस्ट 100 से 125 से ज्यादा देश एक तरफ हो गए, और डोनाल्ड ट्रंप एक आक्रामक के तौर पर, दुनिया की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने वाले नेता के तौर पर सामने आए। चीन के साथ लड़ते हुए तो वो दिखेंगे और आगे भी दिखेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने जब पलटवार किया, जवाबी टैरिफ लगाए, तो उसका बड़ा असर पड़ा। आप छोटे से उदाहरण से समझें
कि बोइंग एक ऐसी कंपनी है जिसके स्टॉक्स में 14% की गिरावट आई टैरिफ के बाद, क्योंकि बोइंग के सभी महत्वपूर्ण उपकरण अमेरिका के बाहर से सोर्स होते हैं। और इसके बाद दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा थी कि अगर बोइंग की सप्लाई चेन टूट गई तो दुनिया की एयरलाइंसेस को जहाज मिलने मुश्किल हो जाएंगे। उसका एक बड़ा सोर्स यूरोप भी है, और यूरोप ने जब पलटवार किया तो डोनाल्ड ट्रंप के पैर उखड़ गए और उसका असर हमें दिखाई पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने 90 डे का पास किया, और जब हम आज आपके सामने इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब यूरोपियन यूनियन ने भी घोषणा कर दी है कि उसने जो अपने जवाबी टैरिफ लगाए हैं उसको भी 90 दिनों के लिए रोक दिया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग पड़ गए, नाटो और यूरोपीय समुदाय से बिल्कुल अलग हो गया। उनके सारे बाकी और सहयोगी जिनके साथ अमेरिका के करीब 100 साल पुराने रिश्ते हैं, व्यापारिक रिश्ते हैं, कनाडा और मैक्सिको, उनसे भी सीधे टकराव की स्थिति थी। ऐसे में अमेरिका कितनी भी बड़ी महाशक्ति हो, कितना भी बड़ा बाजार हो, लेकिन दुनिया से कटकर एक तरफा वो नहीं चल सकता। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये रास्ता निकाला कि 50 के आसपास, 75 के आसपास देश जो उनसे संधि की कोशिश कर रहे हैं उन्हें समय देने के लिए वो ये 90 दिनों तक इन टैरिफ पर, रेसिप्रोकल टैरिफ पर रोक लगा रहे हैं। अब सर सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो सबके मन में चल रहा है वो ये कि ये जो फैसला लिया गया है ये वाकई में ट्रंप की मजबूरी थी या एक कोई कूटनीतिक फैसला है? आप कैसे पढ़ पा रहे हैं इस फैसले पे को? विपुल जी, वर्तमान परिस्थिति में पूरी तरह विशुद्ध रूप से ट्रंप की मजबूरी थी, और मजबूरी आपके सामने जो हमने भी विस्तार से बताया, मंदी, महंगाई, सहयोगियों का अलग जाना, उद्योगपतियों का असर, और कोई भी प्रधान राष्ट्रपति अपने देश में आती हुई मंदी को, आसन्न मंदी को देखते हुए, शेयर बाजार से 5-5, 6-6 ट्रिलियन डॉलर निकलते हुए देखकर अपने फैसले पर कायम नहीं रह सकता, उतना जिद नहीं कर सकता और यह रिस्क नहीं ले सकता। डोनाल्ड ट्रंप अंततः चुने हुए नेता हैं, तो विशुद्ध रूप से मजबूरी थी। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात हमारे लिए समझना जरूरी है, जो दर्शक देख रहे हैं और सारे लोग जो दुनिया में निवेश को करीब से समझते हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि सिर्फ राजनेता 4 या 5 साल के लिए चुने जाते हैं। सरकार 4 साल की होती है, भारत में 5 साल की होती है। इसके अलावा आर्थिक जगत में विपुल जी कोई भी काम 4 साल के लिए नहीं होता, ना तो कोई कंपनी 4 साल के लिए बनाता है, ना कोई निवेश 4 साल के लिए करता है। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें यह अमेरिका जिसे माना जाता था कि उसकी आर्थिक नीतियां स्थिर हैं, प्रिडिक्टेबल हैं, और पूरी दुनिया में जिसकी आर्थिक नीतियों को नजीर बनाकर पेश किया जाता था और एक कहा जाता था कि अमेरिका की आर्थिक नीतियों के आधार पर आप अपनी आर्थिक नीतियां बनाइए क्योंकि वहां का बाजार स्थिर है। डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भयानक अनिश्चितता में डाल दिया। हर रात सुबह कैसी होने वाली है ये किसी को नहीं पता था, और आर्थिक दुनिया, आर्थिक जगत, निवेश की दुनिया, पूंजी बाजार, स्टॉक मार्केट, विपुल जी एक चीज से सबसे ज्यादा डरता है, वो है अनसर्टेनिटी। डोनाल्ड ट्रंप इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के एक किस्म से, अगर मैं अच्छी हिंदी का इस्तेमाल करूं तो वो उसके शलाका पुरुष हो गए, उसके प्रतीक बन गए, और ये वो बड़ी वजह थी जिसके कारण उन्हें इस फैसले को वापस लेना पड़ा और इस फैसले को लंबे समय के लिए टालना पड़ा। कूटनीतिक तौर पर अगर इसे पढ़ने की कोशिश करें तो 2 बिंदु निकल कर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को अलग थलग करने की कोशिश की इस पूरे मामले में, जैसे कि वो खुद एक दिन पहले तक पूरी तरह अलग थलग हो गए थे। ग्लोबल डिप्लोमेसी और ट्रेड डिप्लोमेसी में एक तरफ हो गए थे और पूरी दुनिया एक तरफ थी, यूरोपियन यूनियन चाइना के बीच में दोस्ती चल रही थी। तो एक तरह से उन्होंने यह भी देखने की कोशिश की कि अगर चाइना के साथ यूरोपियन यूनियन का, अफ्रीकी देशों का, एशियाई देशों का कोई मजबूत गुट बनता है तो यह अमेरिका की भविष्य की कूटनीति के लिए खतरनाक है। इसलिए उन्होंने चीन पर टैरिफ बढ़ाया, लगाया, चीन को सजा देने की बात जारी रखी और बाकी दुनिया को उससे अलग कर दिया। और यह कोशिश की व्हाइट हाउस ने कि चीन के नेतृत्व में अमेरिका के सताए हुए बाजारों का कोई समूह या कोई गुट ना बन पाए। तो डिप्लोमेटिकली इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, पर तात्कालिक तौर पर अमेरिका ने अपने नुकसान को, अपनी मंदी को रोकने की कोशिश की है इस फैसले के जरिए। बिल्कुल, चलिए अब एक कदम आगे चलते हैं। ट्रंप के फैसले हो गए और ट्रंप के इस फैसले का दुनिया भर के बाजारों ने स्वागत किया है। देर रात अमेरिकी शेयर बाजारों में ज़बरदस्त उछाल आया। गुरुवार सुबह एशियाई बाजारों में काफ़ी शानदार तेज़ी रही और उसके बाद यूरोपीय बाज़ारों में भी उछाल दर्ज किया गया। सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं बल्कि कमोडिटी बाज़ारों पर भी इस फैसले का असर देखा गया। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर सहित तमाम कमोडिटीज़ की कीमतों में शानदार रिकवरी देखने को मिली। आज भारतीय शेयर बाजार बंद है, ऐसे में इस फैसले का असर अब शुक्रवार को दिखेगा। अब देखना यह है भारतीय बाजार किस तरीके से, कितनी तेज़ी के साथ इस पर रिएक्ट करते हैं। सर, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाज़ारों की इस प्रतिक्रिया के बाद अब क्या दिखाई दे रहा है आपको कि टैरिफ ये हमेशा के लिए टल गए हैं या फिर 90 दिन बाद वापस लौटेंगे? 90 दिन के पहले कुछ और स्टेटमेंट ऐसी आएगी क्या? क्योंकि हर व्यक्ति थोड़ा अब इतना ज़्यादा अनसर्टन हो गया है ट्रम्प जी को लेकर के कि बहुत सारे सवाल हैं उनको लेकर के। अब
विपुल जी, आज भारतीय बाजार नहीं था, लेकिन आज दुनिया के बाजारों की हरियाली देखने लायक थी। डाउ जोन्स 7 से 8% ऊपर, S&P 9.5%, नैस्डैक 12% ऊपर। ये तो दोनों इंडेक्स ऑलमोस्ट रिसेशन के उसके मंदी के जोन में जा चुके थे, नैस्डैक और S&P 500। विपुल जी, आपको याद होगा परसों तक निकेई करीब करीब 9%, कॉस्पी 6%, फुटसी करीब 4 से 5%, कैक 6%। एकदम पूरी दुनिया के बाजार जैसे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। उन्होंने ट्रंप को डराया और ट्रंप के फैसले को पलटने के लिए मजबूर किया, और उस जीत का जश्न आज हमें दुनिया के बाजारों में दिखा। उस रिकवरी के साथ ऐसा लगा जैसे इन्वेस्टर्स को उनकी मनचाही मुराद मिल गई, या उन्होंने पूरी ताकत के साथ दुनिया के बाजारों ने जो गिरकर दबाव बनाया था ट्रंप पर, उस दबाव का असर हुआ। इसलिए आज बाजारों में जबरदस्त तेजी दिखाई दी। भारतीय बाजारों के लिए भी कल अच्छा समय होने वाला है। गोल्ड में खासी तेजी है जो अनिश्चितता के आधार पर बनी है। सिल्वर भी वापस लौटी, कॉपर भी वापस लौटा। ब्रेंट क्रूड जो ऑलमोस्ट मंदी के जोन में जा चुका था, उसमें भी 10% की रिकवरी दिखाई दी। तो बाजार दरअसल इमीडिएटली तो ये चाह रहे थे विपुल जी कि ये वापस लौट जाए। अब ये बड़ा सवाल ये है कि, और इस पर काफी चर्चा है, मेरी सुबह से कई अलग अलग लोगों से चर्चा हो रही है, अमेरिका में निवेशकों से भी, बाकी लोगों से भी, कि डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिन का पॉज दिया है या डोनाल्ड ट्रंप इससे वापस अब नहीं ला पाएंगे। बड़ी मुश्किल है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। राजनीतिक रूप से उनकी पूरी की पूरी मुहिम को एक बड़ा तगड़ा झटका लगा है। मंदी का महंगाई का, स्टॉक मार्केट्स का, इनका सबका सामूहिक दबाव उन्हें इस बात के लिए बाध्य किया, जिसे उन्होंने अमेरिका की जीत कहा था, जिसे उन्होंने अमेरिका का लिबरेशन कहा था, जिसे उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया अमेरिका को मिलकर लूट रही है और वो इसे मुक्ति देना चाहते हैं। वो पूरी की पूरी मुहिम 5-6 दिन से ज्यादा नहीं टिक सकी। एक 2 महीने के लिए नहीं, 90 दिन के लिए, यानी लगभग 3 महीने के लिए वापस गए हैं। हालांकि इस बीच में ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन दुनिया के देशों पर दबाव बनाएगा, ट्रेड डील की कोशिश की जाएगी, दुनिया के बाजारों को खुलवाने की कोशिश की जाएगी। पर अब मामला थोड़ा पेचीदा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। लगभग इसी स्वरूप में, ठीक इसी तरह से, इतनी आक्रामकता के साथ वो 3 महीने बाद टैरिफ वापस ला सकेंगे, अभी मुझे मुश्किल लगती है। लेकिन फिर भी राजनेताओं के बारे में कुछ भी भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है। अनिश्चितता तो तब तक बनी रहेगी जब तक डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस इस पॉज को हमेशा के लिए पॉज नहीं कर देता, या इससे वापस लौटने की संभावनाओं को खत्म नहीं करता। तो हमेशा बाजार तो एज पर रहेगा डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, लेकिन फिलहाल 3 महीने तक और 3 महीने में आने वाले घटनाक्रम को लेकर बाजार थोड़ा सा राहत की सांस ले सकता है। वो जिसे आज बाजार में रिलीफ रैली कहा गया, इस रिलीफ रैली में वो अब थोड़े समय के लिए दिखाई दे सकती है। लेकिन बेहद आसान नहीं होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए इन 90 दिनों बाद इन टैरिफ को वापस लाना, क्योंकि इस बीच में काफी कुछ दुनिया में बदल चुका होगा। दुनिया ने डोनाल्ड ट्रंप का एक वो चेहरा देख लिया है विपुल जी, जो नॉर्मली अमेरिका की तरफ से नहीं दिखता है। तो अब दुनिया के देश अपनी अपनी रणनीतियां बनाने के लिए कोशिश करेंगे, और 90 दिन का समय काफी समय होता है। जी सर, अगले सवाल पर आए, उसमें एक बीच में एक छोटी सी टिप्पणी, एक छोटा सवाल मेरा भी है। सवाल ये है कि आज हमारी एक एक्सपर्ट से बात हो रही थी अपने स्टॉक मार्केट के शो के दौरान। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ट्रंप साहब खुद एक बहुत बड़े ऑपरेटर हैं, क्योंकि परसों नरसों मतलब जो है, जब ये हम लोग अपने कार्यक्रम के दौरान ही जब ये खबर आई कि जो है 90 दिन के लिए टैरिफ टाल दिए गए हैं, उसके बाद से व्हाइट हाउस की तरफ से बाकायदा ये कहा गया कि ये रूमर है और इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई है। और 24 घंटे के भीतर वही फैसला अगर सामने आता है, ये फैसला तो अगर इसका मतलब वो पहले कर चुके थे, तो इसको अनाउंस करने में इतनी देरी क्यों की उन्होंने? ये कहना मुश्किल है। देखिए, अमेरिकी सरकारों के बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत सारी हैं। बाजार के अंदर सरकारें अपने तरह से खेल करती हैं, निवेश करती हैं। निश्चित तौर पर बाजार में एक पैरेलल चर्चा चल रही है कि मार्केट में शॉर्ट सेलिंग को रोकने के लिए, मार्केट में तात्कालिक तौर पर मुनाफा कमाने के लिए इस पूरे 1 दिन के 2 दिन की प्रक्रिया को अपनाया गया। पर इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है जब तक कि हमारे पास कोई तथ्य पड़ताल ना आए। हम उन तथ्यों पर जा रहे हैं विपुल जी जो ऑफिशियल थे। जिस दिन ये खबर निकली उसके तत्काल बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ये कहा कि हम नहीं ऐसा करेंगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति आधिकारिक रूप से जो कह रहा है उस पर केंद्रित है। लेकिन हाँ, यह बात जरूर है कि बाजार के लिए बेहद सरप्राइजिंग था कि अगर ये काम एक दिन पहले होना था तो तभी हो जाना चाहिए था। और यही वो वजह है जिस वजह से मैंने आपसे शुरुआत में कहा ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी प्रशासन की जो विश्वसनीयता है, जो प्रिडिक्टेबिलिटी है, नीतियों पर भरोसा करने की जो स्तर है, उसे पूरी दुनिया में काफी मुश्किल में डाला है, काफी सवालों में डाला है। और इसलिए लोग मुतमईन तो हो सकते हैं कि ये टैरिफ वापस नहीं लौटेंगे, पर पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो सकते, बेफिक्र नहीं हो सकते कि डोनाल्ड ट्रंप वापस दोबारा इन्हें किसी न किसी रूप में नहीं ले आएंगे। जी सर, लेकिन सबको तो रियायत दे दी गई, लेकिन चीन पर टैरिफ बढ़ा दिए गए।
क्या चीन ट्रंप की तरफ से एक और पलटवार की तैयारी कर चुका है? आप कैसे देख रहे हैं, और क्या ये दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच जो ट्रेड वॉर है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? ये आज का सबसे बेहद और सबसे दिलचस्प फैसला था जिसे गहराई से समझने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे बड़े सप्लायर अमेरिका, जो कि चीन के सबसे प्रमुख बाजारों में से है, कच्चे माल की दृष्टि से, रेयर अर्थ की दृष्टि से चीन अमेरिका का सबसे बड़ा सप्लायर है, उसे एक और बड़ी सजा की तरफ डाल दिया। चीन ने भी अपनी तरफ से जो टैरिफ लगाए थे उनकी वसूली शुरू कर दी। और ये बेहद दिलचस्प जंग होने वाली, और ये 90 दिन होने वाले हैं ना, इन्हें हम लोग करीब से देखेंगे बोनस पॉइंट में, और बार बार इस पर निगाह रखेंगे। पहली चीज जानना जरूरी है कि जो सूत्र बता रहे हैं, जो ट्रेड के सोर्सेस बताते हैं, जिनसे हम पिछले दिनों में बात कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि चीन इस बात की तैयारी में था 2008 से कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कुछ करेंगे, और चीन इसे मौके के तौर पर लेना चाहता था। हालांकि चीन पर काफी टैरिफ लगे, हमने भी बताया कि चीन को करीब करीब आधा फीसदी के आसपास की विकास दर में कमी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन चीन के लिए एक ये मौका है। चीन 2018 के बाद से इसकी तैयारी में लगा हुआ था, और इसलिए पहली चीज तो चीन ने जो की थी विपुल जी, वो ये था कि अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम की थी, जो कि करीब 22% थी 2022-23 के आसपास, 23% थी, जिसे घटाकर 17% कर लिया था। अब इसके बाद इस 90 दिन के पॉज को लेकर चीन की एक व्यापक रणनीति बनी हुई है, जो आने वाले समय में सामने दिखाई देगी। क्योंकि चीन अब अलग थलग है बिल्कुल। चीन के टैरिफ ही डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर हैं, बाकी दुनिया के टैरिफ निशाने पर नहीं, और इसे भीतर से समझना जरूरी है एक एक बिंदु में कि चीन आने वाले 90 दिनों में दुनिया के बाजारों में ऐसा क्या करने वाला है जिससे वो इस 90 दिन के पॉज को एक मौके में बदल सकता है, और जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। चीन सर अपनी अब जो उसकी बिजनेस डिप्लोमेसी है उसको लेकर के वो आगे किस तरीके से बढ़ेगा, किस तरीके से काम कर सकता है? पहला सवाल यही है कि चीन ने इन 90 दिनों के लिए जो तैयारी की है, क्योंकि हमने आपको बताया कि चीन को अमेरिका की व्यापार और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में चीन की प्रिडिक्टेबिलिटी काफी अच्छी है, चीन को पता है। और जिस व्हाइट पेपर का जिक्र हम लोगों ने किया था पिछले कार्यक्रम में, उसमें भी कई इस तरीके के संकेत थे। सबसे पहली चीज है कि चीन ब्रिक्स देशों में अपने निवेश को बढ़ाएगा। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं में सीधी दखल रखी है, जिसमें कि मध्य एशिया की अर्थव्यवस्थाएं हैं, एशिया की, दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्थाएं, पाकिस्तान और श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी अर्थव्यवस्थाएं, इन सारे देश और दुनिया में चीन जो कि सबसे बड़ी फैक्ट्री है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, तो वो अपनी बिजनेस डिप्लोमेसी का अब बेहद आक्रामक इस्तेमाल करेगा। इन देशों की को जोड़कर वो अब दो फायदे उठाने की कोशिश करेगा। एक तो वो डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रत्याशित फैसले लेने का तरीका है, उसके जरिए इन देशों को प्रभावित करेगा कि कल कुछ भी हो सकता है, और दूसरा वो चीनी सामानों के लिए नया बाजार लेने की तैयारी करेगा, क्योंकि अब इस स्थिति में अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंपनियां फुल फ्लेज्ड अपने इन बाजारों में, जिन बाजारों में वो जा रही हैं, क्योंकि अमेरिका का बाजार तो गया, ऐसी स्थिति में वो इन बाजारों पर फोकस करेंगे, और तरह तरीके की डिप्लोमेटिक प्रक्रियाएं आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगी, जो चीन को अपने भावी नुकसान को कम करने में मदद करेंगी। इसमें डिप्लोमेसी भी होगी और ट्रेड के तरीके भी होंगे। चीन की सर सबसे बड़ी ताकत उसकी मैन्युफैक्चरिंग है। क्या चीन इस वॉर में अपनी इस ताकत का भी इस्तेमाल करेगा, और किस तरीके से इस ताकत का इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, दो चीजें, जिन देशों के साथ जिन देशों पर अमेरिकी टैरिफ नहीं लगाए गए, जहां एफटीए नहीं है, जिन पर एफटीए की संभावना है, उन देशों के साथ चीन अब एफटीए करने की कोशिश करेगा, और जो टैरिफ से ज्यादा प्रभावित देश हैं उन्हें डिस्काउंट के जरिए, बेहतर डिस्काउंट के जरिए सामान देने की कोशिश करेगा। आज एक संकेत था कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स को चीन के सप्लायर की तरफ से डिस्काउंट हासिल देने का प्रस्ताव किया गया। मेरी कई ट्रेड विशेषज्ञों से बात हो रही थी। अगले 90 दिनों तक चीन दुनिया की सप्लाई चेन में उन हिस्सों पर फोकस करने वाला है जिन हिस्सों में उसका सामान जाता है, क्योंकि वो सप्लाई चेन फाइनली अमेरिका में लैंड करेंगी। तो आप मान के चलिए कि वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, इन देशों में जो चीन का कच्चा माल और सामान जाता है वो उनके एक्सपोर्ट में लगकर घूमकर वापस अमेरिका अगले 90 दिनों में पहुंचेगा, क्योंकि इन देशों के सामानों पर तो अमेरिका में भी कोई टैरिफ 90 दिनों तक नहीं लगने वाला है। तो चाइना इस पूरी सप्लाई चेन को और अपने पूरा जो बड़ा बाजार है पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, उसका फायदा उठाकर उन देशों को डिस्काउंट पर सामान देने की कोशिश कर सकता है, उसे फिनांस करा सकता है अपने बैंकिंग सिस्टम से, जिनसे जो सामान फाइनली अल्टीमेटली अमेरिका में
जाकर लैंड करेगा। और ये वो रणनीति है जो अगले कुछ दिनों में अनफोल्ड होने वाली है। तो अब आप कहें कि चीन का नुकसान है, हाँ एक तरफ से चीन का नुकसान है कि अमेरिका का बाजार गंवा रहा है, फिर भी हम बताते हैं आपको कि 17% ही तो है चीन के निर्यात में हिस्सा। अगर चीन ने अपनी इस डिस्काउंट की पॉलिसी से दुनिया के बाजारों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली और उन बाजारों को इस बात के लिए कन्विंस किया कि वो सामान ले जा सकें, तो उस नुकसान की चीन कुछ सीमा तक भरपाई कर सकता है। लेकिन इसमें एक बड़ा खतरा भी है। भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं, थाईलैंड जैसी अर्थव्यवस्थाएं, कंबोडिया जैसी अर्थव्यवस्थाएं, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहां चीनी सामानों की डंपिंग भी बढ़ सकती है। और यही वो देखना दिलचस्प होगा कि ये देश चीन के सस्ते सामान की उम्मीद में अपने यहाँ उसका सामान आने देंगे, डंपिंग होने देंगे, या वो इसे रोकने की कोशिश करेंगे। जी सर, चीन के टैरिफ भी अब यूएस पर जारी हो गए हैं। ऐसी स्थिति में यूएस को किस तरीके का नुकसान हो सकता है? देखिए, चीन ने यूएस की जो सबसे कमजोर नस है उसे पकड़ रखा है। एक तो अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए चीन बहुत बड़ा बाजार है। तो इस लड़ाई में ट्रंप एक तरह से अब उलझ से गए हैं, क्योंकि जो अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा बाजार है, वहां उस बाजार में किसानों को अपना सामान बेचने में जबरदस्त दिक्कत होने वाली है। और चीन के पास जो सबसे बड़ी आपूर्ति है अमेरिका के लिए वो रेयर अर्थ हैं, मिनरल्स हैं, जिन मिनरल्स से मिसाइल्स बनते हैं, जिन मिसाइल से सेमीकंडक्टर बनते हैं। इन रेयर अर्थ की बिक्री पर चीन ने सख्ती कर दी और अमेरिका में भेजने से रोक दिया है। चीन चूंकि मैन्युफैक्चरिंग का हब है, तो इस लड़ाई को अगर आप बहुत निष्पक्ष रूप से दूर से देखें तो चीन के पास अपने उत्पादों को सस्ता करके दुनिया के बाजारों में पहुंचाने का एक इनहेरेंट, एक बुनियादी एडवांटेज, एक बुनियादी फायदा है जो अमेरिका के पास नहीं है। तो अमेरिका के लिए इस लड़ाई में चीन से आने वाले सामानों का विकल्प बनने, जब चीन से आने वाले सामान नहीं आएंगे तो वो सामान किसी वैकल्पिक बाजारों के रास्ते से चीन में, अमेरिका में पहुंचेंगे, चाहे वियतनाम हो या यूरोप हो, जिनमें चीन के कंपोनेंट, पुर्जे और कच्चा माल लगा हुआ होगा। जबकि अमेरिका का सामान चीन के बाजार में नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि वहां टैरिफ लगे हुए हैं। तो हमें अगले 3-4 महीनों में देखना होगा कि 90 दिनों के पॉज में अमेरिका और चीन के व्यापार आंकड़ों का क्या होता है, अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड के आंकड़े हमें क्या बताते हैं। क्योंकि अमेरिका के बाजार में तो चीन का सामान परोक्ष रूप से पहुंच ही जाएगा विपुल जी, पर अमेरिका का सामान सीधे चीन के बाजार में आना मुश्किल होगा। अब बात आते हैं करेंसी को लेकर के। जितनी वॉलेटिलिटी हमने देखी डॉलर इंडेक्स को लेकर के, डॉलर को लेकर के, अब यहाँ पर चीन की करेंसी युआन का रोल आप कितना इंपॉर्टेंट मान रहे हैं आगे आने वाले दिनों के लिए? ये भी उसी मौके का हिस्सा है, क्योंकि देखिए आज हमने देखा, विपुल जी आपने भी देखा कि जैसे ही कल टैरिफ वापस हुए या उनको पॉज हुआ, डॉलर में मजबूती आई, करेंसीज मजबूत हुई। युआन पहले से ही काफी कमजोर है। कल की तारीख तक युआन में रिकॉर्ड गिरावट दिखाई दी थी। अब चाइना के लिए अपने प्रोडक्ट्स को सस्ता करने की क्या विकल्प और एडवांटेज और ज्यादा बढ़ जाता है। चूंकि चीन एक्सपोर्टर कंट्री है और उसकी करेंसी अगर वीक है तो दुनिया के अन्य देशों में वो सस्ता माल भेज सकता है। तो अब युआन की कमजोरी, चाहे वो रुपए के अगेंस्ट हो या वो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी के अगेंस्ट हो या यूरोप की करेंसी के अगेंस्ट हो, चीन को इन बाजारों को बेहतर ढंग से पेनिट्रेट करने में मदद करेगी। और चूंकि चीन एक केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था है तो अपनी बैंकिंग सिस्टम को, निर्यातों को सब्सिडी देने को लेकर अगले 3 महीने में चीन ऐसी कई सारी रणनीतियां अपना सकता है जिसमें सस्ता युआन उसे उन बाजारों में, जिन बाजारों पर आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा टैरिफ लगा सकते हैं, इसका खतरा है, उन बाजारों में बेहतर पैठ पहुंचाने में, स्टॉक्स बिल्ड करने में मदद करेगा। तो इसलिए यह कहना कि इस लड़ाई में जीता कौन, जैसा कि चीन की तरफ से आज कहा गया कि ट्रेड वार में कोई नहीं जीतता, लेकिन अब यह बिसात ट्रेड की दृष्टि से बेहद दिलचस्प हो चली है। जो हाशिए पर पड़े हुए देश हैं, यानी जो देश सीधे ट्रेड वार में नहीं है, उनके लिए बड़ी दुविधा है। चीन से सस्ता माल उनके यहाँ डंप हो सकता है, और अगर वो सस्ता माल नहीं मंगाते हैं और अपनी इंडस्ट्री को मजबूत नहीं करते हैं तो आने वाले समय में अगर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ दोबारा आए तो उनके लिए इसमें खड़े होना मुश्किल होगा। ये परिस्थिति फिलहाल अभी हमें दुनिया के बाजारों में दिख रही है। भारत कहाँ खड़ा दिखाई दे रहा है सर? मतलब बीच में ऐसा लग रहा था, शुरू में हम यूएस की तरफ थे, अब ऐसा लग रहा था कि नहीं हम चीन की तरफ जा रहे हैं। अभी की इस ट्रेड वॉर में भारत कहाँ खड़ा दिखाई दे रहा है आपको?
देखिए, भारत के लिए बड़ी राहत है ये टैरिफ घटना, और भारत के पास ये समय है कि वो अपनी रणनीति को दोबारा बदलने की कोशिश करे। भारत में राजनीतिक मरमरिंग शुरू हो गई है। लंबे समय बाद भारत सरकार की नीतियों का समर्थन करने वाला स्वदेशी आगमन मंच, जो कि व्यापारिक उदारीकरण लिबरलाइजेशन का विरोधी था, उसने भी ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। आज ही उसकी तरफ से बयान आए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो भारतीय बाजार को पूरी तरह खोलने की मांग कर रहे हैं। जब स्वदेशी आगमन मंच और इससे पहले 2014 से लेकर अभी तक सरकारें मानती थी कि भारतीय बाजार में बैरियर्स होने चाहिए, इंपोर्ट ड्यूटीज ज्यादा होनी चाहिए, तभी भारतीय उद्योगपतियों को, कंपनियों को अपने सामान बनाने का और निवेश करने का मौका मिलेगा। तो भारत सरकार के पास अब 3 महीने का समय है इसको के लिए। और अगर आप रेसिप्रोकल टैरिफ टलने के बाद आए हुए बयानों को करीब से पढ़ें, जैसे कि कल वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बयान आया कि हमारे निर्यातकों को संरक्षण मिलना चाहिए, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। तो अब शायद भारत डोनाल्ड ट्रंप के साथ थोड़ा और हिम्मत के साथ आंख मिलाकर बात कर सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने दबाव में अपने देश की अर्थव्यवस्था के संकट की वजह से इन टैरिफ से पीछे हटे हैं। और इसलिए शायद भारत सरकार अब एक कोशिश करेगी आने वाले दिनों में कि अगर कोई ट्रेड डील होती है तो ट्रेड डील थोड़ी बहुत तो बराबरी की हो। यदि भारत किसी उत्पाद पर जीरो ड्यूटी दे रहा है और अमेरिका, तो अमेरिका के बाजार में भी उसे उतने ही प्रोत्साहन, उतनी ही जरूरतें, उतना ही सुविधा मिलना शुरू हो। तो अब मैदान बराबर हो गया है। कल रात से पहले तक डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा दुनिया को आदेश दे रहे थे और दुनिया अपने बचाव का रास्ता ढूंढ रही थी। अब जब ट्रेड डील शुरू होंगी, 75 देश जो अमेरिका के साथ बात कर रहे हैं, जैसा कि अमेरिका में कहा है, में से कितने देशों के साथ ट्रेड डील होगी अमेरिका की, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि कितने देशों के साथ अमेरिका ट्रेड डील करेगा और कैसे करेगा, डोनाल्ड ट्रंप के पास क्या मॉडल होगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स कंट्री के साथ एक ट्रेड डील हो और वाई कंट्री को दूसरे तरीके की शर्तें दी जाए। तो अब देखना दिलचस्प होगा। लेकिन भारत के पास यह मौका है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ही व्यू में फंस गए हैं और अपने व्यू में फंसकर उन्होंने पैर खींचे हैं। तो इस समय भारत सरकार को डील में थोड़ी बराबरी की बात करके सख्ती के साथ नेगोशिएट करना चाहिए, जिससे कि अमेरिकी बाजार का लाभ भी मिल सके और अपने बाजार के लिए, अपने बाजार के अपने उत्पादकों के हित भी सुरक्षित किए जा सके। आखिरी सवाल सर, आज रात में ठीक से सो सकते हैं सुकून से कि नहीं ठीक है, कल बाजार जो है वो तेजी रहेगा जिस तरीके से इंटरनेशनल क्यूज देखने को मिले हैं, या फिर से एक अनसर्टेनिटी, एक अनिश्चितता, कुछ और नया सरप्राइज मिल सकता है? कम से कम अब ये मान लें कि अब थोड़ा सा चीज़ें शांत हो गई हैं। विपुल जी, जब तक डोनाल्ड ट्रंप है कुर्सी पर, आप बहुत निश्चिंत होकर मत सोइएगा। फोन का अलार्म वगैरह लगा कर रखिएगा, मैसेजेस वगैरह बंद मत करिएगा, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहें कि मैंने 90 दिन की जगह 90 घंटे का पॉज किया था। लेकिन हाँ, बाजार ये मान रहा है कि जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उनमें डोनाल्ड ट्रंप कुछ समय तक परिस्थितियों को करीब से देखने की कोशिश करेंगे। फिर भी टैरिफ के मामले में हमने जैसे घटनाक्रम देखे हैं, मतलब सीरियसली, मजाक जोक से पार्ट, जैसे घटनाक्रम हमने अमेरिका में देखे कि ऑटोमोबाइल पर टैरिफ आने के कुछ घंटे बाद वापस हो गया था, आपको याद होगा, कनाडा और मैक्सिको पर। तो आप कुछ कह नहीं सकते, और यही वो बड़ी अनिश्चितता है जो बाजार को हमेशा, जब तक डोनाल्ड ट्रंप है व्हाइट हाउस में, एज पर रखेगी, किनारे रखेगी। लेकिन फिर भी फिलहाल ये तूफान शांत होता दिख रहा है। थोड़ा गुड सेंस, थोड़ी समझदारी, रेशनलिज्म प्रिवेल कर रहा है। मैं कल किसी से बात करके बताने की कोशिश कर रहा था कि पूरी दुनिया को, विपुल जी, 100% टैरिफ और 40% टैरिफ से 0% और 2% और 5% टैरिफ तक लाने में 50 साल लगे, 5 डिकेड लगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में आयात शुल्क 100% के आसपास थे, कई जगह 30-40% थे। WTO आने के बाद 2%, 5% लाने में 50 साल लगे, और डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही हफ्तों में पूरी दुनिया के टैरिफ्स को 0% से बढ़ाकर फिर 100% पर पहुंचा दिया। तो ये वो अनिश्चितता है जो राजनेताओं के रक्त में मिली होती, उनके स्वभाव में मिली होती। तो इसलिए हम सब उस अनिश्चितता का शिकार हैं, बाजार के निवेशक भी उसी अनिश्चितता का शिकार हैं। तो सतर्क रहना बेहतर है जब आप बहुत अनिश्चित इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि अगले कुछ हफ्ते थोड़े स्थिर होकर बीतेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए और बताने के लिए कि अमेरिका और चीन के बीच में ये जो ट्रेड वॉर है वो किस तरफ जाती दिखाई दे रही है। तो आज के बोनस पॉइंट को हम यहीं पर अब समाप्त करते हैं। आप लोग लगातार बने रहिए द बोनस के साथ, और कल जो है रात भर में जो भी घटनाक्रम रहेगा उन तमाम घटनाक्रम का विश्लेषण लेकर के कल हम फिर हाजिर होंगे शाम को 7 बजे। मुझे इजाज़त दीजिए, बोनस के साथ बने रहिए। नमस्कार।